नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पर, जहां पे हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और ज्योग्राफी के अंदर हमने अपने बहुत से टॉपिक कंप्लीट कर लिए। तो आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि ज्योग्राफी में हमने पिछले लेक्चर में पठार को कंप्लीट किया था। ठीक है, हमने अपना जो चट्टाने हैं उनके बारे में पढ़ा था। दूसरा पठार के बारे में हमने पढ़ लिया था कि पठार का निर्माण कैसे होता है। आज का जो हमारा नया टॉपिक रहने वाला है, आज बिल्कुल फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है वायुमंडल। इसके बारे में आप बहुत लोग परिचित होंगे, इससे मुझे लगता है सब लोग ही परिचित होंगे कि जिस एटमॉस्फेयर के अंदर हम रहते हैं, जो हमारे चारों तरफ एक ब्लैंकेट की तरह कार्य करता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, वो क्या है? वायुमंडल है, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार की गैसें मौजूद हैं। ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन हो गई, और आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई। जितनी भी एक गैसेस की ये एक मिक्सचर है, एक ब्लैंकेट के तौर पे हमारे चारों तरफ कार्य करती है। एक O3 गैस है जिससे ओजोन लेयर बनती है। आपने छोटी क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा ओजोन, O3, जिसका केमिकल नेम होता है ओजोन लेयर। उसके बारे में आपने बहुत जरूर से पढ़ा होगा अपनी छोटी क्लासेस में। ठीक है, कि वो हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है, एक ब्लैंकेट के रूप में, एक चद्दर के रूप में काम कर रही है, कि जो सूर्य की हानिकारक किरणें हैं, हार्मफुल रेज हैं, उनको पृथ्वी तक आने से रोकती है। जो हमारे लिए बेनिफिशियल रेज है, केवल उनको ही पृथ्वी तक आने देती है। एक आपने छेद के बारे में भी सुना होगा कि उस लेयर में छिद्र भी हो गया है। किस वजह से? जो हम गर्मियों के अंदर ये एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, जितने भी ये ऐसी और कार के अंदर रेफ्रिजरेटर होता है, कार इस्तेमाल करते हैं, इनसे गैस निकलती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो ओजोन लेयर है उसके अंदर छिद्र पैदा हो रहा है। ठीक है, पीछे अभी कुछ समय पहले जब कोरोना काल था, तो उस समय उस छिद्र के भरने की न्यूज भी चली थी कि उसका जो छिद्र है वो छोटा हो गया है, क्योंकि उस समय पोल्यूशन बिल्कुल बहुत ज्यादा कम हो गया था। इस बात को आप मानेंगे कि उस समय पे जो पोल्यूशन का लेवल था वो बहुत ज्यादा घट गया था, क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था। जितनी फैक्ट्री चल रही थी वो सब बंद थी। दूसरा, जितने व्हीकल्स रोड पे चल रहे थे, कोई व्हीकल नहीं चल रहा था। ठीक है, पोल्यूशन की मात्रा बिल्कुल जीरो हो गई थी। जीरो तो नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा कम हो गई थी। ठीक है, जिससे वो ओजोन लेयर का जो छिद्र है वो भरने लगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो वायुमंडल के बारे में हमने पढ़ा, या हम आज पढ़ेंगे कि वायुमंडल कैसे कार्य करता है, इसके अंदर कौन कौन सी गैसेज हैं, किस किस प्रतिशत में ये गैसें मौजूद हैं। ठीक है, इतनी बातों को हमें ध्यान में रखना है। वायुमंडल को किस तरह से पढ़ते हैं? एक ब्लैंकेट के रूप में, है ना? एक ब्लैंकेट के रूप में पढ़ते हैं वायुमंडल को। तो सबसे पहले जो वायुमंडल है, जैसे हमने अभी इसके बारे में जाना कि बहुत सी गैसों का मिश्रण है, तो इसी पॉइंट को पहले नोट डाउन करेंगे। पृथ्वी पर चारों ओर गैसों का विशाल, यानी कि बड़ा आवरण क्या कहलाता है हमारा? पृथ्वी पे चारों ओर गैसों का विशाल आवरण क्या कहलाता है हमारा? वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इस वायुमंडल के अंदर कुछ गैसेस पाई जाती हैं। ठीक है, वो गैसेस कौन कौन सी है हमारी? आ, आ, वो गैसेस कौन सी है हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाली प्रमुख गैस? ठीक है, किस किन गैसों से बनकर हमारा जो वातावरण है वो बना हुआ है। ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे कौन कौन सी गैस है और कितने परसेंटेज में वो गैस मौजूद है, क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि पृथ्वी पर कौन कौन सी गैसेस मौजूद है और उनका परसेंटेज क्या है। ठीक है, परसेंटेज हालांकि इतना नहीं पूछेगा, कभी कभी
चांस बन गया कि परसेंटेज पूछ लिया, मैक्सिमम तो ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का इनका पूछा जाएगा, फिर भी आप साथ में लिखिएगा उनका परसेंटेज क्या है। ठीक है, ये कौन सी प्रमुख गैसों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहली गैस है नाइट्रोजन। ठीक है, सबसे पहली गैस है नाइट्रोजन। ठीक है, दूसरी हमारी गैस है ऑक्सीजन। ठीक, तीसरी जो हमारी गैस है वो है आर्गन। चौथी जो हमारी गैस है वो है CO2 यानी कि कार्बन डाई ऑक्साइड। उसके बाद है हमारी पांचवी जो गैस है वो, और जो शेष पांचवी गैस है ओजोन। जिसको O3 के नाम से जाना जाता है, O3। ठीक है, तो ये हमारी कुछ प्रमुख गैसें हैं जिनके हम बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद रहती है। ये प्रमुख गैसें हैं। ठीक है, सबसे पहले नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है, इनका आगे हम इनका प्रतिशत लिखेंगे। नाइट्रोजन की परसेंटेज है 78%। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। दूसरा आता है फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है 21%। देन हमारी आर्गन आती है 0.93%। ठीक है, और उसके बाद आती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि है 0.03%। ठीक है, तो इतनी हमारी गैसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है। अब आपने एक चीज नोट की कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसका परसेंटेज कितना कम है। ये इतनी कम होने के बावजूद हमें इतना हार्मफुल नुकसान पहुंचाती है। मान लो अगर ये 1 पे पहुंच गई तो हमें तो छोड़ेगी नहीं, बख्शेगी ही नहीं बिल्कुल भी। तो इस वजह से हमें ध्यान रखना है कि पॉल्यूशन कम से कम करना है। ठीक है, पॉल्यूशन के बारे में ध्यान रखें। अब आप देख रहे हैं कि हाल ही के दिनों में कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि लोगों ने पेड़ काटने स्टार्ट कर दिए हैं। जहाँ पे पेड़ होते थे वहां पे अब लोगों ने ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना दी हैं। उन बिल्डिंगों के अंदर कम से कम एक बिल्डिंग में 10 फ्लोर है, अगर तो 10 के 10 फ्लोर में 10 AC लगे हुए हैं। ठीक है, आप अगर शहर में नोएडा की तरफ या गाजियाबाद या फिर दिल्ली की तरफ जाके देखेंगे, जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है सबके अंदर आपको AC लगे। किसी के अंदर विंडो AC लगे हैं, किसी में स्प्लिट AC लगे हैं। तो सारे क्या है? पोल्यूशन के कारण है। CFC को रिलीज करते हैं। इसके हार्मफुल में किसका हाथ होता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये गैस है जिससे ओजोन लेयर को हार्म पहुंच रहा है, नुकसान पहुंच रहा है हमारी ओजोन लेयर को। ठीक है, उससे क्या होगा? जो अगर ओजोन लेयर नहीं होगी हमारे जो एटमॉस्फेयर के बाहर है, जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है यूवी रेज है, हार्मफुल यूवी रेज से। ठीक है, तो अगर वो नहीं होगी तो क्या होगी? जो जो हार्मफुल यूवी रेज है सन की वो डायरेक्टली पृथ्वी पे आएंगी, और पृथ्वी पे आएंगे तो हम जो ह्यूमंस हैं उनको बहुत सारी बीमारियां देंगी, जैसे स्किन कैंसर है। ठीक है, या और जो अन्य स्किन से रिलेटेड बीमारियां हैं उनको देंगी। जो तापमान है सूरज का वो भी बढ़ जाएगा, उसको भी हम नहीं झेल पाएंगे। अगर पृथ्वी पर ये गैसेस मौजूद ना हो ना, तो पृथ्वी पर रहना भी दुर्लभ है। एक ये नहीं कि ऑक्सीजन हमें मिल रही है तो चलो हम इसकी वजह से जिंदा है, नहीं। अगर ये नहीं, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा पृथ्वी का। इस बात को भी ध्यान है। टेम्परेचर जो फिलहाल में हमारी पृथ्वी का औसत जो टेम्परेचर माना जाता है, जो पृथ्वी का औसत टेम्परेचर है वो माना जाता है, पृथ्वी का औसत ताप कितना है? किसी को आइडिया हो तो कमेंट करें। उस पृथ्वी का जो औसत ताप है वो है 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना है? पृथ्वी का औसत ताप है 15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर ये एटमोस क्यों है ये 15 डिग्री सेल्सियस? क्योंकि इसके हमारी पृथ्वी पे एटमोस्फेयर मौजूद है, बड़ा अच्छा एटमोस्फेयर है जो इसके ताप को कम रखता है। दूसरी बात एक पता होगी, सनलाइट जैसे बचपन से पढ़ते हैं कि 8 मिनट कुछ सेकंड का समय लगता है, जो पृथ्वी से सन में जो रेज आती है सन की, वो 8 मिनट का समय लगता है। लेकिन और जो सनलाइट है वो पहले ही दिखने लगती है हमें थोड़े से। क्यों? क्योंकि हमारे पृथ्वी पे जो एटमॉस्फेयर मौजूद है, जिससे
रिफ्रैक्शन, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा अपनी क्लासेस में फिजिक्स में, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि लाइट ऐसे आई और वापस रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है कि लाइट आ रही है सीधे पाथ में, लेकिन वो लाइट का जो सोर्स है आने से पहले ही हमें लाइट दिखने लगती है। लेकिन जैसे ही सूरज आया नहीं है ना, ठीक है, सूरज आएगा उसके 8 मिनट बाद दिखेगी हमें लाइट। कैसे? क्योंकि एटमॉस्फेयर की वजह से थोड़ी थोड़ी इस तरह से वो बैंड हो। आपने एक वो थ्योरी पढ़ी होगी, तारे क्यों टिमकते हैं, है ना? उसके अंदर पढ़ा है ना कि रिफ्रैक्शन होता है, तारे इसलिए टिमकते हैं। तो सनलाइट में भी वही काम होता है। ठीक है, तो 8 मिनट का समय लगता है, लेकिन पृथ्वी से जो है सूरज पहले आ जाता है, लेकिन हमें दिखाई 8 मिनट लेट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको आने में 8 मिनट का समय लगता है, क्योंकि उसकी दूरी ही इतनी है। ठीक है, तो मेन बात हमारी ये है कि उसका टेम्परेचर हमारी पृथ्वी का क्यों है 15 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमारे पास ये गैसेज हैं, इनका एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है हमारी जो अर्थ है उस पर। अगर ये एटमॉस्फेयर ना हो, ये इन गैसेज का मिलन का एटमॉस्फेयर ना हो, तो हमारी गैस पृथ्वी का टेम्परेचर 15 डिग्री से बहुत ज्यादा हाई चला जाएगा, जो औसतन टेम्परेचर है। अब तो खैर हाई हो रहा होगा। ये ध्यान रखना, मैं औसत ताप की बात कर रहा हूँ, जो चल रहा है उसकी बात नहीं कर रहा। औसत ताप अलग है, जो अब टेम्परेचर चल रहा है, जो 48, कहीं पे 49, कहीं पे 51, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। वो रेगुलर टेम्परेचर है जो डेली बेसिस पे लगता है, ये औसत ताप है, एवरेज टेम्परेचर जिसको बोलते हैं। औसत टेम्परेचर 15 डिग्री माना गया पृथ्वी का। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना, जब भी पूछे कि औसत तापमान पृथ्वी का कितना है, तो 15 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, कभी आप अब कंपेयर करने लग जाओ कि नहीं भैया अब तो 48 डिग्री चल रहा है, इस बात को कंपेयर नहीं करना। इसको ध्यान में रखना कि औसत ताप है, रेगुलर टेम्परेचर नहीं है जो आप डेली बेसिस पे देख रहे हो अपने मोबाइल में, कितना आज कितना है, 49 हो गया, आज 44 हो गया, हमारा हमारा 42 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, वो नहीं है ये टेम्परेचर। ठीक है, तो इन गैसेस के बारे में पढ़ लिया। पृथ्वी के चारों तरफ विशाल गैसों का आवरण कौन कौन सी गैस का है? मैक्सिमम जो उसमें प्रमुख गैसें हैं वो कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन, O3। ठीक है, इनका परसेंटेज क्या है? नाइट्रोजन हमारी 78%, ऑक्सीजन है 21%, आर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.3%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इतनी बात क्लियर है। अब हम पढ़ लेते हैं इन गैसेस के बारे में कि इन गैसेस का क्या क्या महत्व है, क्या क्या इनकी इंपॉर्टेंट कुछ है हमारे जानने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो गैस पढ़ी थी वो थी नाइट्रोजन। N2 से भी डिनोट करते हैं इसे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी गैस है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, ठीक है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण है, इसकी प्रकृति कैसी है? इसकी प्रकृति जो है वो रंगहीन है, स्वादहीन है और गंधहीन है। ना तो इसमें स्मेल है, ना इसका कोई कलर होता, और ना इसका कोई टेस्ट होता। ठीक है, टेस्ट किसने की? किसी वैज्ञानिक ने की होगी, हमने तो केवल पढ़ा है कि ये टेस्टिन हो, हमने तो आज तक टेस्ट की नहीं है। ये स्वादहीन है, रंगहीन है, देखी है नाइट्रोजन गैस, लेकिन रंगीन होती है। ठीक है, स्मेलहीन भी होती, कोई स्मेल नहीं होती इसमें, वो भी हमने महसूस किया, पर टेस्ट नहीं किया। सर टेस्ट कैसा होता है? तो टेस्टलेस जिस साइंटिस्ट ने बता दिया, ठीक है भाई, है, मान लिया हमने भी। ना हमें करके देखनी, ना हमारे अंदर इतनी पोटेंशियल कि हम उसे चेक करते फिरे भाई कि। ठीक है, सबसे पहले तो लिखेंगे इसकी प्रकृति कैसी है। प्रकृति कैसी है इसकी? एक तो ये रंगहीन है, सबसे पहले रंगहीन, यानी कि कलरलेस। दूसरा, दूसरा ये जो है एक स्वादहीन है, यानी कि टेस्टलेस। और तीसरा ये क्या है? रंगहीन, स्वादहीन और एक और था इसका, रंगहीन, स्वादहीन और स्मेललेस को क्या बोलेंगे हिंदी में? गंधहीन।
गंधहीन को बोलते हैं स्मेललेस। ठीक है, इसके अंदर कोई ना तो गंध होती, ना इसका कोई रंग होता, और ना ही इसका कोई टेस्ट होता। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात ध्यान में रही। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, केवल रटने वाली विद्या है कि प्रकृति कैसी है इसकी। रंगहीन है, कलरलेस है, स्वादहीन है, टेस्टलेस है, गंधहीन है, स्मेललेस है। ना इसके अंदर स्मेल, ना टेस्ट, ना कुछ, केवल एक गैस है नाइट्रोजन N2 जिससे डिनोट करते हैं। ठीक है, इससे आगे ये जो गैस है ना, ये गैस, यह गैस हरे पौधों में प्रोटीन और अमोनिया एसिड का निर्माण करती है। ठीक है, हरे पौधों में प्रोटीन और अमोनिया एसिड का निर्माण करती है। ठीक है, ये गैस किसमें, हरे पौधों में किस किस का, एक तो प्रोटीन का और एक अमोनिया एसिड का निर्माण करती है। एक ये पॉइंट आप महत्वपूर्ण लिखेंगे नाइट्रोजन में, इसीलिए इसे प्रोटीन का, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन का, N2 को प्रोटीन का केंद्रीय घटक कहा जाता है। केंद्रीय घटक कहते हैं। ठीक है, जीव और जंतुओं के लिए वृद्धक में आवश्यक होती है। प्रोटीन और नाइट्रोजन की आवश्यकता क्यों होती है, आपने क्लास में पढ़ा होगा, पेड़ पौधों को वृद्धि के लिए, ह्यूमंस को वृद्धि के लिए, और जो आपके एनिमल्स हैं इन सब की वृद्धि के लिए। तो इसको क्या बोला जाता है, प्रोटीन का केंद्र घटक। क्यों, क्योंकि ये गैस पौधों में प्रोटीन और अमोनिया एसिड का निर्माण करती है। पौधों में ही नहीं, ह्यूमंस में भी, और जो आपके एनिमल्स हैं उसके अंदर भी प्रोटीन का निर्माण करती है, उनकी ग्रोथ में सहायता करती है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी ही बात हमें जाननी है इसके बारे में। दूसरी जो बात जानेंगे हम, अब पढ़ेंगे ऑक्सीजन के बारे में, कि ऑक्सीजन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्या उसके कार्य हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। चलिए चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ। चलिए अब पढ़ते हैं हम ऑक्सीजन के बारे में। पढ़ेंगे, दूसरा हमारा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक है, सबसे पहले तो इसके बारे में जानना है कि ये एक प्राणवायु है। प्राणवायु यानी जो हम ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, और जो आपके एनिमल्स हैं, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वायु है, क्योंकि ये हमें जीवित रखने का कार्य करती है। हमें जीवन दान देने का कार्य कौन सी गैस करती है, ऑक्सीजन। तो इसको क्या बोलते हैं, प्राणवायु। ठीक है, एक तो ये पॉइंट लगेंगे, यह एक प्राणवायु है, एक प्राण वायु है। ठीक है, या फिर प्राणदायिनी लिखेंगे इसको। गैस, ठीक है, ठीक है, ये कैसी है, प्राण वायु है, प्राणदायिनी गैस है। ठीक, एक ये आग लगना लगाने में हेल्प करती है। अगर पृथ्वी पर ऑक्सीजन मौजूद ना हो तो आप आग नहीं जला सकते, फायर का निर्माण नहीं होता अगर पृथ्वी पे ऑक्सीजन नहीं होती। ठीक है, तो ये आग को जलाने में, आग ज्वलन में, या ज्वलनशील गैस भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, आग ज्वलन जलाने में महत्वपूर्ण कौन सी गैस है आपकी, ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे,
यह एक जलने में सहायक है। यह जलने में सहायक, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसके आगे क्या लिखेंगे? जंतु और पादप यानी पौधों के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये उनको प्राण देती है। इसकी वजह से ही हम और आप पृथ्वी पर श्वास ले सकते हैं या फिर जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ऑक्सीजन के बारे में। इतनी बात क्लियर है ऑक्सीजन के बारे में। दूसरा एक पॉइंट और लिखेंगे, लास्ट पॉइंट है, इससे ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है कि इसका जो फैलाव कहां तक हमारे एटमॉस्फेयर में कहां तक ये पाई जाती है। तो ये 64 किलोमीटर तक, या लिखिए 64 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाई जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के बारे में इतनी ही महत्वपूर्ण बात थी जो आपको जानने योग्य है। सबसे पहले क्या है, ऑक्सीजन ये एक प्राण वायु है, यानी कि हमें प्राण जंतु और पौधों के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये हमें प्राण देती है, हमें जीवित रहने के लिए एक सहारा देती है, सहारा ही मानो इसको। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, इतनी हेल्पफुल है हमारे लिए, किस लिए हेल्पफुल है? क्योंकि ये एक प्राण वायु है, हमें जीवन दान देती है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते। दूसरा, ये जलने में सहायक है। अगर आपको फायर जलानी है या आग जलानी है तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। अगर ऑक्सीजन, कहीं आप ऐसी जगह चले जाओ जहां पे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन का अभाव है, तो आपका एलपीजी गैस सिलेंडर भी आग नहीं पकड़ेगा, अगर ऑक्सीजन का अभाव है। ठीक है, ऑक्सीजन होनी चाहिए, तभी आपकी आग जलेगी। कोई भी सूखी लकड़ी है, कैसी भी लकड़ी ले लो, आग जलेगी नहीं फिर, अगर ऑक्सीजन नहीं है। किसी चैम्बर को आप बनाओ जिसके अंदर ऑक्सीजन ना हो और उसके अंदर फायर जलाने की कोशिश करो, नहीं जलेगी। किसी भी कीमत पे ऑक्सीजन के अभाव में आग नहीं जलेगी, चाहे वो आपका मैच बॉक्स है, लाइटर है, कुछ भी है। जब तक ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी आपके एटमॉस्फेयर में, अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। ठीक है, दूसरा, इसका जो ऊंचाई कहां तक पाई जाती है गैस हमारे एटमॉस्फेयर में, 64 किलोमीटर तक, यानी कि 64 किलोमीटर ऊंचाई तक ये हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। ऑक्सीजन के बारे में इतनी बातें महत्वपूर्ण थी, ये बातें आपको जाननी है, इन बातों को नोट डाउन करें, अपने में लिखें। फिर चलते हैं हम अपनी अगली गैस की तरफ। आर्गन, थर्ड है हमारी, इसका आपको कमेंट में बताना है कि ये जो गैस है ये किस चीज में इस्तेमाल होती है। किसी विद्युत आइटम में इस्तेमाल होती है, इलेक्ट्रिसिटी आइटम में इस्तेमाल होती है, या किसी मैकेनिकल आइटम में इस्तेमाल होती है। उसका आपको नाम कमेंट में बताना है कि वो क्या चीज है जिसके अंदर आर्गन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहली बात, ये जो गैस है ये अक्रिय गैस है, मतलब इसके अंदर कोई क्रिया नहीं होती। ठीक है, ये कैसी गैस है? एक अक्रिय गैस है। सबसे पहले इसी लिखेंगे, ये एक अक्रिय गैस है। यह एक अक्रिय गैस है। ठीक है, इसके बारे में इतना ही केवल जानना है आपको, ये अक्रिय गैस है, इससे ज्यादा नहीं। बस इसका एग्जाम्पल जो है कि ये आर्गन गैस किसके अंदर इस्तेमाल होती है उसका आपको मुझे बताना है, या इस्तेमाल होती थी। अब तो शायद वो आइटम देखने के लिए ना भी मिलते हो मार्केट में, पर ये गैस उनमें इस्तेमाल होती थी। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि ये गैस कहाँ मिलती है, किसमें इस्तेमाल होती थी। ठीक है, कैसी गैस है? अकरिय गैस है। ठीक है, जिसके अंदर कोई क्रिया नहीं होती। इससे अगली गैस है हमारी CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ गैस है हमारी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में क्या है, ये सबसे भारी गैस है, मतलब सबसे ज्यादा अगर वेट किया जाए तो सबसे भारी गैस कौन सी होगी, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबसे भारी गैस है। प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, ये बात आपको ध्यान में होगी, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इससे ग्रीन हाउस प्रभाव किससे उत्पन्न होता है, इसी गैस से उत्पन्न होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने पढ़ा होगा ना अपनी छोटी क्लासेस में, ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती है। उत्पन्न करती है, ठीक है। एक बात और लिख, ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी यही गैस जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए यही गैस जिम्मेदार है, ठीक है। इस तो CO2 के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं कि एक तो ये सबसे भारी गैस है, दूसरा ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती है, तीसरा ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी यही गैस जिम्मेदार है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है इसके बारे में। तो ये दो गैसेज हैं हमारी, आर्गन और CO2, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इनके बारे में केवल ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ऐसे ही ये गैस किस में पाई जाती है वो कमेंट में बताना आपको ध्यान से, ठीक है। चलिए चलते हैं अगली